7 वर्ष की जिया और 5 वर्ष की मिनी अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बड़ी सी हवेली में रहते थे। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका। मम्मी पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। एक रात वो पांचों अपनी कार से किसी रिश्तेदार के घर शादी के फंक्शन से अपने घर को लौट रहे थे कि सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे जिया और मिनी के मम्मी पापा वहीं सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछली सीट पर होने के कारण दादी, जिया और मिनी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों बिन माँ बाप के यतीम हो चुकी थी। भाई भाभी की मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे बहू यानी जिया और मिनी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के चोर और झूठे थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपटकर रोते हुए बोले, अम्मा, ये अचानक क्या हो गया जो भैया भाभी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी ऊपर वाले को प्यारे हो गए। दादी रोती हुई बोली, ऊपर वाले को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता। इन दोनों मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी। इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा, ऐसे मत बोलो। अभी हम दोनों छोटे बेटा बहू जिंदा है। हमें तो ऊपर वाले ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद की तरह लाड प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। अम्मा, हम दोनों एक साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी मिलकर संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना। आखिर मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। इतना कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव को तो समझती थी, इसीलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक बेटा बहू तो खत्म हो गए थे। अब जो भी था उन दोनों का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे और बड़े कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर धौंस जमा कर उनके जो दिल में आता वो खाने बनवा कर खाते। अपने कमरे में जाते ही पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझसे ये प्यार हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा, समझे? जल्द से जल्द बढ़िया से मस्का पॉलिश करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो, तो पीछा छूटे इन जंजालों से। अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी? फिर दोनों पति पत्नी नई नई योजनाएं बनाने लगे सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागज पर साइन करवाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवाकर सब कुछ हड़प लिया। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वाकर अब वो दादी और नन्हे मासूम जिया मिनी से घर के सारे काम करवाते। ऊपर से उनसे मारपीट भी करते। दादी उनसे कहती, देखो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो, क्योंकि गलती भी तो मैंने ही की है। तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है। कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती। अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं।
हाँ, इसीलिए अपनी करनी का किया, अब भुगतेंगे ये तीनों। चल गुड़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। हाँ, इस तरह हर रोज दोनों पति पत्नी उन तीनों को बातों से हाथों से मार पीट किया करते रहे। बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहू को याद कर छुप छुप के रोया करते थे। कई महीने इसी तरह चलता रहा और एक दिन दादी को कोई खतरनाक बीमारी हो गई, तो उनके बेटे बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्म सितम से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर निकाल लाए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर सुबह तक किसी गांव के पास वाले सुनसान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में कहा जाए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत ज्यादा थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं पर लेट गई। फिर जिया और मिनी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी मिनी की नजर एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़पती नजर आई। जिया और मिनी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से एक बहुत सुंदर सी परी निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं रूबी परी हूँ। बहुत समय पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि पर इस कुएं का जल छिड़क कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही और आज तुम मासूम बच्चों की वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने रोते रोते सारी बात रूबी परी को बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो वो कुआं सोने का बन गया और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा, ये जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे ये तुमको देगी और तुम तीनों की हरदम रक्षा करेगी और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाया। ऐसा करके परी वहाँ से गायब हो गई। जिया और मिनी फटाफट कुएं का पानी हाथ में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा सा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर पानी उनके ऊपर छिड़का तो चमत्कार हो गया। दादी की खतरनाक बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और वो तीनों उस आलिशान मकान में रहने लगे। उनके आलिशान घर को देखकर पास के गांव वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, जिया और मिनी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते। इस वजह से वो तीनों बहुत लोकप्रिय बन गए और उधर चाचा चाची को उनके किए की सजा मिली। उन दोनों को भी खतरनाक बीमारी हो गई और उस जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहाँ ठीक होने आए। लेकिन जादुई छड़ी उन्हें देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी, जिया और मिनी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ करके
पानी उनके ऊपर छिड़का तो वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी जिया और मिनी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था। सदियों पुरानी बात है। ये कहानी सपना नाम की एक लड़की की है। सपना जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद पुलिस वाले उसके रिश्तेदारों में से सपना की मौसी को फोन करते हैं और जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है तो वो भागी भागी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो किसी तरह सपना को संभालती है और उसे अकेला देख उसे अपने घर ले आती है। सपना की मौसी साधना की भी अपनी एक बेटी थी डॉली, लेकिन साधना सपना को अपने घर में बहुत ही प्यार से रखती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन वही डॉली सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये सब देखकर साधना काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो किसी तरह से सपना को चुप कराती है और उसे सुला देती है। उसके बाद साधना अपनी बेटी डॉली को भी समझाती है, लेकिन डॉली कहाँ किसी की सुनने वाली थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। जहाँ सपना दिखने में काली और बदसूरत थी, वही डॉली बेहद खूबसूरत थी और वो हर वक्त बस अपना मेकअप ही किया करती थी। लेकिन अब भी वो सपना से उतनी ही नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन डॉली अपनी माँ से आकर कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे कुछ नई ड्रेसेस लेनी है। ठीक है बेटी, तुम सपना को भी अपने साथ में लेकर जाओ, वो भी अपने लिए कपड़े खरीद लेगी। माँ आपको पता है ना, मुझे ये सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे उसके साथ क्यों भेजती हो? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये तुम्हारी ही बहन है, तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। माँ मैंने कितनी बार कहा है और अब फिर से कह रही हूँ, ये काली कलूटी मेरी बहन नहीं है। बेटा रंग रूप से कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का मन साफ होना चाहिए। माँ मैंने बोला ना, मैं इसको अपने साथ में नहीं लेकर जाऊंगी, नहीं तो सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। डॉली के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर सपना रोने लगती है। ये देखकर साधना को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है मत जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी और सपना को मैं अपने साथ ही शॉपिंग पर ले जाऊंगी। लेकिन माँ, फिर सपना और साधना शॉपिंग के लिए निकल जाती है और डॉली वहीं खड़ी गुस्से में बस उन्हें देखती ही रह जाती है। वो दोनों शॉपिंग करके मजे से वापस आ रही थी कि तभी अचानक से सपना और साधना का एक्सीडेंट हो जाता है। सपना को बहुत मार लगती है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, पर साधना का वहीं पर देहांत हो जाता है। जब ये खबर डॉली को मिलती है तो वो बहुत रोती है। वहीं सपना को जब होश आता है तो वो साधना के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उसे सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर वो भी बहुत रोती है। फिर वो दोनों बहनें रोते रोते साधना का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सपना का जख्म धीरे धीरे भरने लगता है, पर उन जख्मों में अभी भी बहुत दर्द रहता है। दीदी दीदी आप मुझे दवाई दे दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चुप कर काली कलूटी, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे दवाई दूंगी? मुझे तो तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू कितनी मनहूस है, जैसे तू अपने माँ बाप को खा गई, वैसे ही तू मेरी माँ को भी खा गई, मनहूस कहीं की। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ऐसा क्या किया? छोटे तो मुझे भी आई थी, भगवान ने मुझे नहीं उठाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? चुप कर, मैं तेरी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ। अब से तू मुझे दीदी मत बोला कर, ठीक है? अब जाकर मेरे लिए खाना बना कर ले आ,
मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पर दीदी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैंने आपको बताया है ना। मुझे कुछ भी नहीं पता, तेरे सर में दर्द है और काम तुझे अपने हाथों से करना है, तो जा सीधे से जाकर मेरे लिए खाना बना कर ला। और याद रहे, अब से घर का सारा काम तू ही करेगी। तू अब से हमारे घर की नौकरानी है, समझी तू? फिर क्या, सर में दर्द होने के बाद भी बेचारी सपना को घर के काम करने पड़ते हैं। इस तरह समय बीत जाता है। एक दिन डॉली अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी सपना उसके लिए वहाँ चाय लेकर आती है। पर अचानक से वो चाय डॉली की ड्रेस पर गिर जाती है। ये देखकर डॉली गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी बहुत पिटाई करती है। काली कलोटी, तूने मेरी ड्रेस को छुआ भी कैसे? तुझे पता भी है मैं इतनी अच्छी पार्टी में जा रही थी और तूने मेरी ड्रेस ही खराब कर दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी, प्लीज। फिर सपना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वहीं डॉली भी कोई दूसरी ड्रेस पहनकर अपने दोस्त की पार्टी में चली जाती है। माँ, पिताजी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? डॉली दीदी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर आप लोग मुझे अपने साथ ले जाते तो आज मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। सपना ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर सपना की माँ की आत्मा प्रकट होती है। सपना, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर हो, ऐसे रोते नहीं है बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर सपना इधर उधर देखने लगती है और अपने सामने अपनी माँ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ आप वापस आ गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। अब आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। बेटा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, तुम उस कुएं के पास जाना, तो वो कुआं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक और सैंडल देगा। उस फ्रॉक और सैंडल को पहनकर तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सपना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सपना जल्दी से उस कुएं के पास जाती है। वो जैसे ही कुएं के पास पहुँचती है तो उस कुएं से जादुई फ्रॉक और सैंडल निकलते हैं। जिसके बाद सपना वो फ्रॉक और सैंडल लेकर वापस आ जाती है और घर आकर वो फ्रॉक और सैंडल को कहीं पर छुपा देती है। फिर जब सुबह होती है तब सपना वो जादुई फ्रॉक और सैंडल पहन लेती है और उन्हें पहनकर वो जब किचन में जाती है तो घर के सारे काम अपने आप ही होने लगते हैं और अचानक से सपना का रंग भी बिल्कुल गोरा हो जाता है। सपना उस फ्रॉक और सैंडल में बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन वही डॉली ये सब देखकर बोलती है, अरे इस काली कलोटी का फ्रॉक और सैंडल कितना सुंदर है और ये इतनी सुंदर कैसे हो रही है? कोई तो बात है। सपना जब किचन में काम कर रही थी तो डॉली चुपके से देखती है कि सपना बस आराम से खड़ी है और सभी काम अपने आप ही हो रहे थे। डॉली ये सब देखकर बहुत चौंक जाती है। अरे ये कैसे हो रहा है? फिर अगले दिन डॉली सपना के पास जाती है और वो फ्रॉक और सैंडल उससे मांगने लगती है। सपना, मेरी प्यारी बहन, ये फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, इसे तुम मुझे दे दो। नहीं दीदी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये फ्रॉक और सैंडल मैं आपको नहीं दे सकती। इस तरह सपना उसे फ्रॉक और सैंडल देने से मना कर देती है। ये सुनकर डॉली गुस्से से पागल हो जाती है और सपना को बहुत मारती है और उससे उसकी फ्रॉक और सैंडल भी छीन लेती है। वही बेचारी सपना बहुत रोने लगती है।
डॉली सोचती है कि ये फ्रॉक और सैंडल मैं पहनूंगी तो मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर हो जाऊंगी और उसके सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। फिर वो खुशी खुशी उस फ्रॉक और सैंडल को पहन लेती है, पर उसके साथ उल्टा ही होता है और डॉली बहुत काली और बदसूरत हो जाती है। वो जैसे ही अपना इतना बदसूरत और काला रूप देखती है तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और भागती हुई सपना के पास आती है। काली कलौटी, ये क्या हुआ? मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? तूने ऐसा क्या किया है? पर दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने लालच किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ये सुनकर डॉली को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने हमेशा बस सपना को परेशान किया है। फिर वो सपना से अपने किए की माफी मांगने लगती है, पर सपना अपनी दीदी डॉली को माफ कर देती है। तभी फिर से जादू होता है और डॉली अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें खुशी से नाचने लगती है, जिसके बाद डॉली सपना का फ्रॉक और सैंडल उसे वापस दे देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जादुई फ्रॉक और सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।